लास्ट कहाँ तक पढ़े थे हम? समसूत्री, समसूत्री बताना था। समसूत्री विभाजन में उपनाम क्या थे वो बता दिया, माइटोसिस में डिस्कवरर बता दिया, नाम किसने दिया ये भी बता दिया, और इस नाम का अर्थ क्या है वो भी बता दिया। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन इंग्लिश में नॉमिनेशन क्या था इसका? माइटोसिस। और माइटोसिस का मीनिंग क्या है? माइटोसिस का अगर ग्रीक लैटिन भाषा के शब्द को अगर निकाल के पढ़ें तो थ्रेड फॉर्मेशन है, यानी एक तरह से धागा निर्माण है। ये धागा निर्माण शब्द कहाँ से जुड़ता है ये भी बताया था, केंद्रक विभाजन से। और केंद्रक विभाजन जो होता है माइटोसिस में, वो कौन सा विभाजन होता है ये भी बताया था आपको। इसको हम प्रॉक्स विभाजन कहते हैं। प्रॉक्स का मतलब है जो इनडायरेक्ट वे से हो, ये थे। ठीक है, इसको वैसे कायिक विभाजन भी कहते हैं। याद रखना कि माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है, कि सोमैटिक सेल डिवीजन यानी कायिक कोशिका विभाजन। तो कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। बेलार नाम का एक बंदा हुआ है जिसने इसे कोशिका उत्पादन भी कहा है, कि जो कोशिका विभाजन होता है वो एक तरह से कोशिका उत्पादन होता है। कोशिका उत्पादन का मतलब है सेल प्रोडक्शन, यानी विभाजन होके नई कोशिका ही तो बनेगी। कोशिका नहीं बनने का मतलब क्या? प्रोडक्शन। और ये खास तौर पर सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब होता है कायिक। कायिक का एक मतलब और होता है, वो होता है देहिक, देहिक कोशिका विभाजन। यानी मानव शरीर में ये कोशिका विभाजन कहाँ देखने को मिलता है ये पूछा जाता है। तो ये कोशिका विभाजन मानव शरीर में खास तौर पर कौन सी कोशिकाओं में मिलता है ये आपने याद रखना है। तो मानव शरीर में दैहिक कोशिकाएं, जिसमें एक आती है क्या आपके पास? रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स, नंबर 1। नंबर 2 तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के अलावा और कहाँ होती है? जो आपके पास त्वचा है यानी स्किन सेल, त्वचा कोशिकाओं में। उसके अलावा मसल सेल्स यानी मांसपेशिया कोशिकाओं में। इन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन देखने को मिलता है? ये आपके पास सोमैटिक सेल डिवीजन देखने को मिलता है। यानी इन कोशिकाओं का हमारे लिए उपयोग क्या है या महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस क्या है, ये अगर पूछे तो आप क्या बताओगे? कि आपसे पूछे कि इस कोशिका विभाजन की महत्वपूर्णता यानी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है भाई? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर की वृद्धि, यानी शारीरिक वृद्धि। कि जो शारीरिक वृद्धि होती है, बॉडी ग्रोथ होती है। हाँ, क्या हुआ? स्लो मोशन में चल रहे हो? पक्की कापी नाम ना करो, रफ में लिखा करो, ये तुम्हारी कमी है। तुम क्या करते हो? वही तुम्हें नर्सरी वाली आदत पड़ी है। उस टाइम भी क्या करते थे? बच्चे को मैडम ने काम दे दिया, पक्का काम दे दिया, फिर कॉपी का काम दे दिया, बच्चा वहीं पेंसिल घुमा के स्कूल क्लास टाइम में उसको फारिग करने की सोचता था। और वही हालात आज हैं तुम्हारे। क्या करना है? यहाँ कागती कॉपी लेके आनी है, ठीक है, 10-12 रुपये 20 रुपये वाली। और उसमें क्या है? टेढ़ा मेढ़ा बांका जैसा लिखा जाता है, स्पीड में लिखा करो, ठीक है। फिर घर जाके अपने क्या है, बढ़िया फेयर नोट्स बनाया करो, तब बनेगी बात। इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? एक बार तो तुमने यहाँ पढ़ा, दूसरी बार तुम घर जाके पढ़ोगे तो उसमें क्या, नई चीज कोशिश करोगे भी, और क्या हो सकता है इसमें, तो उसमें और खोज के लिखने की कोशिश करोगे तुम। वरना क्या है, इसी से काम चला दोगे, छुट्टी है, कहानी फेल होगी, ठीक है।
अब क्या, लाल पेन ले लिया हमने, काला ले लिया, नीला ले लिया, साथ के साथ मार्किंग करते चलते हैं, लिखते चलते हैं, और बोला ये कॉपी होगी तैयार, ये हो गए नोट्स। ये नोट्स फिर काम तो नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारी एक लिमिटेशन होगी, बाउंडेशन होगी। तुमने एक्स्ट्रा क्या सीखा? अपनी तरफ से कुछ नहीं सीखा। तुम्हें यहाँ जो लिखाया गया उतना तुमने छापा है। तो थोड़ा एडवांस तुम चलोगे, मतलब क्या, उस चीज़ पे थोड़ा और देखो, किताब में देखोगे, एनसीईआरटी खोलोगे, नेट पे सर्च मारोगे तो और नई नई चीज़ मिलेगी तुम्हें, ठीक है। ऐसी चीज़ भी मिल सकती है जैसे क्वेश्चन ढूंढना है तो क्वेश्चन भी ढूंढ सकती हो इन पे, ठीक है। आगे तो कोशिश किया करो कि फेयर नोट्स यहाँ नहीं बनाने, ठीक है। रफ कॉपी का मतलब ही यही है, ठीक है। हो सकता है ये कॉपी गुम हो जाए तुम्हारी, फिर ये तो घर पे रख लो, ठीक है, गुमेगी नहीं। और पुरानी है जो नकली डंगा है वो गुम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोट्स हमने तैयार कर रखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए रफ कॉपी का यूज किया करो यहाँ। तो नंबर 1 हमारे पास क्या थी? शारीरिक वृद्धि। तो पहले नंबर जो इंपॉर्टेंस है वो है शारीरिक वृद्धि। और ये मत सोचना कि तुम दूसरे के द्वारा लिखे गए नोट्स से तैयारी कर सकते हो, बहुत कम पॉसिबल है ये चीज़, क्योंकि दूसरे की लिखी हुई चीज़ उसी को ही समझ आती है। तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या प्रॉपर्टी एडवांस ऐड की है, तुमने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, तुमने क्या ढूंढना है इसमें, और अगले ने क्या लिखा है उसका तरीका अलग है। हर किसी का तरीका अलग है कि कौन क्या लिखता है। दूसरा, जैसे गाँवों को भरना, गाँवों को जो भरना है वाउंड हीलिंग। तो वाउंड जो हीलिंग होती है हमारी बॉडी में, वो कौन से सेल डिवीजन से होती है? इसी से होती है। इसी प्रकार अंगों का पुनरुद्भवन, अंगों का पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। यानी रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन में मैंने आपसे कहा है हमें अपने शरीर के एक ऐसे अंग को ध्यान में रखना है जो हमेशा दोबारा से पैदा होता रहता है, और उसका क्वेश्चन खास तौर पे आता ही आता है। वो कौन सा अंग है? त्वचा। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी अगर पूछे तो भी उत्तर क्या याद रखना है? त्वचा। ये 2 क्वेश्चन नहीं बोलने, ठीक है। अब बात आती है जैसे गाँवों का भरना है, ये क्या है, किससे संबंधित है? त्वचा का पुनरुद्भवन। कि त्वचा का जो पुनरुद्भवन है वो एक तरह से किससे संबंधित है? तो वो चोटग्रस्त होने पर घावों का भरना इससे संबंधित है। और ये कौन से कोशिका विभाजन में आता है? ये आपका समसूत्री कोशिका विभाजन में आता है। इसीलिए हम इन कोशिकाओं को कौन से विभाजन में ऐड करते हैं? दैहिक कोशिका विभाजन। तो हम किस में पढ़ते हैं? सोमेटिक सेल डिवीजन। और सोमेटोप्लाज्म किसने दिया था वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इनमें गुण सूत्रों का आदान प्रदान नहीं होता, ये एक ऐसा कोशिका विभाजन है। तो यानी इस, अब याद रखना है कि इस कोशिका विभाजन में गुण सूत्र समान रहते हैं। ये जो कोशिका विभाजन है इसमें गुण सूत्रों में बदलाव नहीं आता। तो इस कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन से पूर्व और पश्चात, विभाजन से पूर्व व पश्चात द्विगुणित होती है। याद रखना, ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टैगफुल क्वेश्चन है कि इस कोशिका विभाजन में जो भी कोशिका होगी वो विभाजन से पहले और विभाजन के बाद ऑलवेज कैसी रहती है? डिप्लॉयड रहती है। डिप्लॉयड का मतलब कैसी रहती है? द्विगुणित। मतलब कि पहले कोशिका कैसी थी? 2n, और विभाजन के बाद भी कोशिका कैसी रहेगी? 2n। एक पॉइंट तो ये बनता है। अब बात ये आती है कि इसमें कोशिका 1 से कितनी बनती है? अब विभाजन होना तो आगे चल के कितनी बनेगी? 2। तो इसमें एक मातृ कोशिका से, एक मातृ कोशिका से, एक मातृ कोशिका से 2 सतंती कोशिकाएं उत्पन्न होती है।
कि इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका से, यानी वन मदर सेल प्रोड्यूस हाउ मेनी डॉटर सेल, तो सिंगल मदर सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, तो यानी एक मातृ कोशिका से कितनी स्तंति बनेगी आपकी, 2 बनेगी। और दोनों में दोनों की दोनों कैसी होगी, 2-1 होगी, मतलब द्विगुणित होगी। जितने गुणसूत्र मान लो 46 इसमें थे, तो उन दोनों में भी कितने मिलेंगे, 46 ही मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि मातृ कोशिका में गुणसूत्रों के समान ही स्तंती कोशिकाओं में भी गुणसूत्र क्या होते हैं, उतने ही होते हैं। तो इसलिए मातृ कोशिका द्विगुणित होती है और स्तंती भी कैसी होती है, द्विगुणित होती है, यानी बोथ आर डिप्लॉइड्स, यानी दोनों की दोनों कोशिकाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, आपकी डिप्लॉइड्स होंगी। ये वर्ड याद रखना है। अब बात आती है कि जब ये कोशिका विभाजन होता है तो इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो अवस्थाएं आपके पास कितनी अवस्थाएं होती है कोशिका विभाजन में, आपको बताया है 5। पहली आपको लिखवा रखी है कौन सी, अंतरावस्था, ये बार बार नहीं बतानी होगी। अंतरावस्था मीन्स इंटरफेज। इंटरफेज में आपके पास कोशिका कौन सी अवस्थाओं से गुजरती है, G1 S और किससे जाती है, G2। सिर्फ इसमें क्या होता है, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है, ग्रो करती है, और साथ में डीएनए की क्या होती है, कॉपिंग होती है। डीएनए की कॉपिंग का मतलब है डीएनए का प्रतिकृतिकरण या अनुलिपीकरण, रेप्लिकेशन। ये काम होता है कौन सी अवस्था में, एक ही अवस्था है वो कौन सी, अंतरा। क्वेश्चन आता है, ये बताया था मैंने कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण, प्रतिकृति या अनुलिपीकरण या रेप्लिकेशन कहाँ होती है, तो कौन से चरण में होती है, अंतरावस्था में, और उसमें भी कौन से में होती है, एस में होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरी अवस्था कौन सी लिखवाई है तुम्हें, पूर्वावस्था। जो पूर्वावस्था है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेज। कि प्रोफेज में होता क्या है, बात यह है, चरण अपा पढ़ चुके हैं वैसे मैंने एम, क्योंकि ये एम में आते हैं। माइटोटिक फेज में होते हैं 4 चरण, पूर्वावस्था होती है, प्रोफेज, फिर क्या आती है, मेटा मध्यावस्था, फिर क्या आती है, पश्चावस्था जिसको एनाफेज कहते हैं, फिर क्या आती है, अंत्यावस्था जिसे हम टेलोफेज कहते हैं। अब बात यह आती है इसमें होता क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या है, ये याद रखना है, कोशिका का निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होती है। कोशिका निर्जलीकरण होती है। कोशिका किस में चली जाती है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब है पानी का कम होना, डिहाइड्रेशन होना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन अंडरगो डिहाइड्रेशन, यानी कौन से अवस्था में कोशिका विभाजन के समय निर्जलीकरण प्रारंभ होता है, तो कौन से में होती है, पूर्वावस्था में। ठीक है, नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला। दूसरा जो पॉइंट है ये ट्रिपल स्टार है। क्यों है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों के साथ क्या होता है, तो पॉइंट ये याद रखना है, गुणसूत्र संघनन होता है। कि गुणसूत्र संघनन कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है, तो इसी में देखने को मिलता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बी हेल्ड इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो कौन से में होता है गुणसूत्र का संघनन, इसी में ही होता है। फिर नंबर 3 पॉइंट क्या याद रखना है कि तारक केंद्र, जो भी तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, तो तारक केंद्र ध्रुवों पर चले जाते हैं। ध्रुव का मतलब तो जानते हो, ध्रुव का मतलब क्या होता है, हाँ तू बता, धरती के कितने ध्रुव हैं, कोई नहीं बोलेगा, तू क्यों बोली, मैंने कहा ना कोई नहीं बोलेगा। कितने हैं, कौन कौन से, कोई नहीं बोलेगा अब भी, हाँ बताओ शाबाश। छठी कक्षा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आजकल चौथी में आने लग गया, चौथी में क्यों, दूसरी में आने लग गया आजकल। तो धरती के कौन कौन से ध्रुव हैं, तू बता। हाँ, उत्तरी और कौन से, दक्षिणी। ठीक है,
न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज में यही चीज तो सीखते हैं। न्यूज का मतलब फॉलो द डायरेक्शंस फॉर्म, ठीक है। तो ध्रुवों का मतलब क्या है, जैसे कोशिका है, ये कोशिका है और इस कोशिका में ये केंद्रक है, तो यहाँ बैठे हुए सेंट्रोसोम्स हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों पोल्स आ गए। तो तारक केंद्र कहाँ पहुंच जाते हैं, ध्रुवों पर। और फिर क्या करते हैं, ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। कौन सा काम स्टार्ट करते हैं, तर्कु तंत्र, तर्कु तंतु निर्माण। तर्कु तंतु निर्माण प्रारंभ होता है कि जो तर्कु तंतु निर्माण है वो प्रारंभ होता है किन के बीच, तारक केंद्रों के बीच। तो यही क्वेश्चन बनता है एक तो कि तारक केंद्रों के बीच तंतु जो निर्माण शुरू होता है, यानी स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन इनिशिएट होती है सेल डिवीजन के टाइम बिटवीन टू सेंट्रोसोम्स इन विच फेज, तो दैट बी द प्रोफेज, यानी प्रोफेज में ही ये काम शुरू हो जाता है। और चौथा पॉइंट खास होने के साथ पांचवा पॉइंट इससे भी खास है कि इसमें कोशिकांग विलुप्त होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब केंद्रक की जो झिल्ली है ये टूट जाती है। मतलब क्या है, केंद्रक की झिल्ली समाप्त हो जाएगी, केंद्रक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मतलब केंद्रक झिल्ली, पहला पॉइंट केंद्रक झिल्ली। दूसरा पॉइंट याद रखना है केंद्रिका, केंद्रिका। फिर याद रखना है गोल्जी कोय, गोल्जी कोय। और एक याद रख लेना ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। विलुप्त हो जाते हैं ये चारों चीजें, क्या हो जाती है, विलुप्त। ये चारों चीजें विलुप्त हो जाते हैं। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट रैंडम वन क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 5 स्टार, कि केंद्रक झिल्ली कहाँ समाप्त हो जाती है, केंद्रिका समाप्त हो जाती है, गोल्जी कोय समाप्त हो जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम भी समाप्त हो जाती है। कौन सी अवस्था में, तो पूर्वावस्था में। तो 2 चीजें बड़ी खास है, एक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और दूसरा है एलिमिनेशन। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है दूसरा बिंदु। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, मध्यावस्था। मध्यावस्था जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है ये पूछा जाता है। तो मेटाफेज में एक ही क्वेश्चन आता है जो सबसे फेमस है कि इक्वेटर लाइन और इक्वेटर प्लेट इन सेल डिवीजन फॉर्म इन विच फेज, यानी कौन सी अवस्था में इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा बनती है। अब भूमध्य रेखा वैसे हमारे पृथ्वी पर भी है, ग्लोब में भी आप पढ़ते हो। तो भूमध्य रेखा का एंगल एलिवेशन कितना है, 180। एंगल एलिवेशन पूछा है मैंने, फॉर्मेशन नहीं पूछा। एंगल का उठाव सिर्फ 0 डिग्री होता है उसका। वो तो वृत्त बनता है ना, सेमी सर्कल होता है, उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। उठाव पूछे, एलिवेशन पूछे तो कितना है, 0 डिग्री, उठती नहीं है, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या बनता है, पहला पॉइंट याद रखना है कि यहां पर भूमध्य प्लेट या भूमध्य रेखा निर्मित होती है, कि भूमध्य रेखा निर्माण होता है। और जो भूमध्य रेखा का निर्माण होता है यह आपका किससे संबंधित होता है, तर्कु तंतुओं से। तो इसमें आकर तर्कु तंतु पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, कि जो स्पिंडल फाइबर है वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। कौन सी फेज में, तो मेटाफेज में आके होते हैं, ठीक है। इसका मेन क्वेश्चन तो यही है जो ऊपर लिखा है मैंने, ये सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन हम धरती की सोचते हैं, ये इक्वेटर लाइन धरती की नहीं है, ये किसकी, आपकी सेल डिवीजन के टाइम है, ठीक है। यहाँ तर्कु तंतु पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। तीसरा याद रखना गुणसूत्र, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की पहचान अच्छे से होती है। इस अवस्था में गुणसूत्र की जो पहचान है वो अच्छे से होती है, ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि गुणसूत्र का रोल पहले में है संघनन पूछा जाएगा या उसकी प्रतिलिपिकरण पूछी जाएगी
और एक एनाफेज में आता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है, ये कोई नहीं पूछता। यहाँ एक ही क्वेश्चन बनता है जिसे आपको पक्का दिमाग में फिट रखना है कि कोशिका विभाजन के समय कौन सी अवस्था में भूमध्य रेखा निर्मित होती है। बस वो याद रखना, कौन सी होती है, मध्य अवस्था। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट अपने पास है वो कौन सा आता है, एनाफेज। एनाफेज को कहते हैं हम पश्चावस्था। पश्चावस्था लिख लेना, पश्चावस्था, और इंग्लिश में नाम दिया जाता है इसको एनाफेज। एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाफेज है, एनाफेज खास तौर पे इंपॉर्टेंट किसके लिए है कि ड्यूरेशन यानी कम समय जो लगता है वो कौन सी अवस्था का होता है, गुणसूत्रों के लिए वो एनाफेज का ही होता है। कि गुणसूत्रों को तोड़ने का काम, अर्ध गुणसूत्र बनने का काम, या गुणसूत्र की भुजाएं टूटने का काम कौन सी अवस्था में होता है, पश्चावस्था में होता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि गुणसूत्र से सतंती गुणसूत्र बनना, कि गुणसूत्र से सतंती गुणसूत्र बनना कौन सी अवस्था में होता है, ये आपका एनाफेज में, यानी क्रोमोसोम्स टू डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। कि क्रोमोसोम से डॉटर क्रोमोसोम की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन सी फेज में होती है, एनाफेज में। अब इसका मतलब क्या है, जो डॉटर फेज आ रही है तो इसका मतलब है किसका निर्माण हो रहा है, अर्ध गुणसूत्र, कि अर्ध गुणसूत्र का निर्माण। कि अर्ध गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो कोशिका विभाजन के समय कौन सी अवस्था में होता है, तो पश्चावस्था में होता है। और क्या होता है यहाँ, तीसरा पॉइंट, जो आपकी स्तंती गुणसूत्र होते हैं इनमें प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है, तो अर्ध गुणसूत्रों का प्रतिकर्षण, अर्ध गुणसूत्र प्रतिकर्षण, इनका जो प्रतिकर्षण होता है वो कौन सी अवस्था में आके होता है, पश्चावस्था में। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर सिकुड़ने लगेंगे, तो यानी प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपल्सन, दूर जाना। तो गुणसूत्र क्या है, एकदम से कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। मान लो ये आपके पास क्या है, कोशिका है, ऊपर क्या बैठा है, तार्क के अंदर, नीचे भी क्या बैठा है, तार्क के अंदर। इस प्रकार से ये क्या बने हुए थे, पहले स्पिंडल फाइबर यूं बने होते थे, और इन पे क्या है, व्यवस्थित आपके गुणसूत्र। जैसे ये टूटेंगे, टूट के क्या जाएंगे, यूं हो जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर बनाने वाली चीज है, तो इस स्पिंडल फाइबर के साथ ये शेप यूं हो जाएगी, और इधर वाले की यूं हो जाएगी। तो ये शेप कैसी नजर आ रही है तुम्हें, वी शेप। तो यानी गुणसूत्र की आकृति कैसी हो जाएगी, जब वो किसकी तरफ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर। तो अर्ध गुणसूत्र प्रतिकर्षण, और चौथा बिंदु याद रखना है, तर्कु तंतु सिकुड़ना। तर्कु तंतु सिकुड़ना, कि जो तर्कु तंतु बने थे उनमें अब क्या आएगी, कॉन्ट्रिक्शन आएगी। कि जो तर्कु तंतु हैं ये धीरे धीरे क्या होंगे, दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो किसकी तरफ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर। और पांचवा पॉइंट ये याद रखना है गुणसूत्र का, कि जो अर्ध गुणसूत्र बने हैं, गुणसूत्र की आकृति, गुणसूत्र की जो आकृति है वी के आकार में होना। ये सारे काम कौन सी अवस्था में हो रहे हैं, पश्चावस्था में। कहने का मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन में सतंती गुणसूत्र या अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होता है कौन सी अवस्था में, तो उत्तर क्या है तुम्हारा, एनाफेज या पश्चावस्था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ पर, जो लास्ट में लिखा है कि गुणसूत्रों की जो आकृति या आकार वी या यू में बनती है कोशिका विभाजन के समय, वो कौन सी अवस्था में बनती है, तो उत्तर क्या है, पश्चावस्था। और ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस, कि कोशिका विभाजन की शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस क्रोमोसोम्स के लिए जो होती है वो कहाँ होती है, पश्चावस्था में होती है। क्वेश्चन आए माइटोसिस में, चाहे आए मियोसिस में, कि जो छोटी अवस्था होती है गुणसूत्र निर्माण के लिए वो कौन सी होती है, पश्चावस्था होती है, एनाफेज होती है। तो यही क्वेश्चन बड़ा खास है, बहुत बार पूछा जाता है।
तो गुणसूत्र के मामले में ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट वाला कौन सा था? टेलोफेज। टेलोफेज को कहते क्या आपा? अंत्यावस्था। तो टेलोफेज में होता क्या है वो आपने याद रखना है। तो लास्ट वाला था अपने पास 5वें नंबर पे, वो अपने पास कौन सा है? टेलोफेज। टेलोफेज को हम हिंदी में कहते हैं अंत्यावस्था। अब आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये वो अवस्था है जो किस लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है बताओ शाबाश? ये किसी की विपरीत होती है, किसी की अपोज होती है, किसी की उल्टी होती है। हाँ, ये याद रखना तुमने। किसकी उल्टी होती है? ये पूर्वावस्था की। पूर्वावस्था का मतलब किसकी उल्टी हुई? प्रोफेज की। ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन की। पहले तो ये याद रखना है कि कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था है कि जो सेल डिवीजन है उसकी हम इसे कौन सी स्टेज मानते हैं या कौन सी फेज मानते हैं? तो अंतिम अवस्था। लंबी है लेकिन खास क्वेश्चन ये बनता है कि ये पूर्वावस्था की क्या होती है? विपरीत होती है। कि ये आपकी जो प्रोफेज होती है उसकी क्या ली जाती है? रिवर्स और अपोज। पूर्वावस्था की विपरीत होती है। अब विपरीत होने का मतलब समझाओ मुझे कि क्या है? तीसरा पॉइंट वही लिखना है कि पूर्वावस्था का उल्टा होना, इसका मतलब क्या है? कि जो केंद्रक झिल्ली थी पहले वाले में क्या हो रही थी? जा रही थी। इसमें क्या होगी? वापिस आएगी, कि वापिस पैदा होगी, उत्पन्न होगी, रीजनरेट होगी। उसमें और कौन जा रही थी? न्यूसेलस यानी केंद्रिका चली गई थी, इसमें क्या होगी? वापिस आ जाएगी। और कौन जा चुका था वहां पे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वो भी यहाँ पे क्या होगा? वापिस आ जाएगा। और कौन जा चुका था? गोल्जी कोय, वो भी यहाँ पे क्या होगा? वापिस आ जाएगा। तो यानी केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतःपरद्रवी जालिका और गोल्जी कोय उत्पन्न हो जाते हैं। अब जब ये उत्पन्न हो जाते हैं तो गुणसूत्र बेचारे कहाँ जाएंगे? अब गुणसूत्रों के साथ भी तो कुछ होगा। गुणसूत्र क्या हो रहे थे? विभाजन में आ रहे थे। अब वापिस कहाँ से आए थे वो गुणसूत्र? कि गुणसूत्र है वो धागों के समान बिखरने लगे थे। पहले वो किस में थे? कि जाड़ नुमा में क्या बंद थे। तो वो किस रूप में होते हैं? कि गुणसूत्र वापिस उसी में चले जाएंगे। तो गुणसूत्र कहाँ से आ रहे थे? गुणसूत्र कहाँ से आ रहे थे या किस से बन रहे थे? कि जब केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र किस रूप में बैठे होते हैं? क्रोमेटिन। कौन सा नेटवर्क होता है? क्रोमेटिन। तो गुणसूत्र दोबारा क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। तो ये अपोजिट पार्ट है किसका? प्रोफेज का, पूर्वावस्था का। तो इससे उल्टा ही तो पढ़े थे हम वहां। ठीक है, अब इस अवस्था के बाद कौन सा पार्ट होता है कोशिका विभाजन में? तो वो याद रखना है। इसके पश्चात क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि कोशिका विभाजन में अंत्यावस्था के पश्चात क्या होता है? तो याद रखना है इसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। इसके बाद जो आपके पास आगे चल के होगा वो क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी इसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है वो आपका क्या करता है? वो बस इतना ही काम करता है कि अगर पादप की कोशिका है तो उसमें क्या प्लेट बनाकर उस पर क्या कोशिका भित्ति को चढ़ा देना, और वैसे क्या है सीधी कोशिका झिल्ली को अलग कर देना। ठीक है, यानी आपके पास ये शेप थी, ये आपके क्या बन चुके हैं? दो केंद्रक।
इस स्टेज तक दो केंद्रक बने थे, एक ऊपर हो गया और एक कहाँ हो गया, नीचे। अब धीरे धीरे यहां से क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा तो आगे चल के क्या होगी, ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला हिस्सा अलग। एक केंद्रक यहाँ आ जाएगा, एक केंद्रक यहाँ आ जाएगा। तो ये अभी तक एक ही कोशिका थी। एक कोशिका में पहले अलग क्या हुए, केंद्रक। केंद्रक के बाद क्या अलग हुआ, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होकर कितनी कोशिकाएं पैदा हुई आपकी, दो। तो ये कितनी थी, एक। ये थी आपकी कौन सी कोशिका, मातृ कोशिका। ये जो बन रही है ये कौन सी है तुम्हारी, सतंती। सतंती का मतलब होता है डॉटर। ये डॉटर सेल है और ये कौन सी थी, मदर सेल। तो मदर सेल से कितनी डॉटर सेल पैदा हुई है आपकी, दो। कोई बदलाव नहीं होगा, किसमें नहीं होगा कोई बदलाव। यहां पर शुरू में लिखा था कि ये कैसी कोशिका है, मातृ जो कोशिका है ये कैसी कोशिका है, ये पूछा जाता है। द्विगुणित, यानी आपके पास डिप्लॉइड्स है। डिप्लॉइड्स का मतलब 2n है। जितने गुणसूत्र इसमें उतने ही किसमें रहेंगे, इनमें। अगर आपकी आरबीसी में 46 गुणसूत्र हैं तो यहाँ भी कितने रहेंगे, 46। यहाँ भी कितने होंगे, 40। तो गुणसूत्रों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए कैसी कोशिकाएं पैदा होगी और किससे होगी, तो द्विगुणित से क्या पैदा हो रही है, द्विगुणित, यानी डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड। ये तो हुआ कौन सा कोशिका विभाजन, समसूत्री, कंप्लीट हो गया। उसके बाद कौन सा कोशिका विभाजन आता है, अर्धसूत्री। तो अब जो समसूत्री था उसमें याद क्या क्या रखना है, उसमें याद ये रखना है कि उस कोशिका विभाजन में कौन सी फेज क्या है। जैसे पहली कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है, चौथी कौन सी होती है, पांचवी कौन सी होती है। ये था नामों के। उसमें पूछा जाए कौन सी किसके विपरीत होती है, ठीक है, कौन सी गुणसूत्र निर्माण के लिए सबसे छोटी होती है, ठीक है। या यूं पूछा जाएगा अर्ध गुणसूत्र कौन सी में बनते हैं। ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते। और हैवी आएंगे भी तो वहां क्या है, हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, मालिक को याद करके तुक्का बेशक लगा दें, स्टेटमेंट समझ नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं कागती कॉपी में लिखा करो, इसमें नहीं लिखना, ठीक है। अब बात आती है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मियोसिस। मियोसिस का मतलब ही क्या है, कि मियोसिस का अर्थ क्या है आपसे पूछे तो, छोटा बनाना, यानी शॉर्ट प्रोडक्शन, यानी कोई छोटी चीज में बदलाव, ठीक है। यानी ज्यादा था कोई माल, उसे कम कर देना। इसका मतलब समझ रहे हो। इसमें मेन चीज जो होती है वो गुणसूत्र का अटैक कर रहा है ये, कि गुणसूत्र पहले ज्यादा होते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, कम। यानी पहले गुणसूत्र क्या थे, 2n। अब अर्ध, अर्ध का मतलब क्या होना, आधे। तो आधा का मतलब 2n से आधा होगा तो कितना बचेगा, तुम बताओ। 2n से आधा हो जाए तो कितना बचेगा, कोई नहीं बोलेगा। 2n का हाफ हो जाए तो कितना बचेगा, है 2n का हाफ हो जाए तो कितना बचेगा, तुम बताओ। n बचेगा, कि 2n बटे 2 कर दो, 2 से 2 उड़ गया होगा, ठीक है। तो n ही बचेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। थोड़ा याद रखो ऐसे, यानी लॉजिक मैथमेटिकल होता है, समझना हमें साइंटिफिक से है, ठीक है। अब इसका अर्थ यही है, क्या करना होता है, छोटा। अब बात आती है कि इसकी जो डिस्कवरी की है सबसे पहले वो किसने की है, वो डिस्कवर्ड फर्स्ट। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है, ये खास क्वेश्चन है। इसकी जो डिस्कवरी की है वो आपके पास ऑस्कर हार्टविग ने की है, याद रखना। ऑस्कर हार्टविग ने सबसे पहले क्या है, डिस्कवर किया है किसको, मियोसिस को। इस बंदे ने किया किससे था, सी ऑर्चिन से किया था। सी ऑर्चिन एग, कि सी ऑर्चिन एग से, यानी समुद्री ऑर्चिन अंडे से किया था, कि समुद्री ऑर्चिन के अंडे से। ये ऑर्चिन है, ये आपके पास कौन से फाइलम का प्राणी है, पूछा जाता है जंतु कौन से का है, इकाइनोडर्मेटा। जैसे आप एक वर्ड पढ़ते हैं ना, स्टार फिश, ठीक है, यानी तारा मीन,
तो तारा मीन क्या है, पूछा जाता है कि तारा मीन मछली या तारा मछली क्या है, कि मछली है, कोई अन्य जीव है, कोई कीट है, यूं पूछा जाता है। तो तारा मीन या तारा मछली क्या चीज है? तो मछली नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक आता है सिल्वर फिश। ठीक है, सिल्वर फिश का मतलब होता है आपके पास चांदी मत्स्य, चांदी मछली। ठीक है, चांदी मीन, तो वो भी मछली नहीं है। ठीक है, तो सिल्वर फिश क्या होती है? कीड़े होते हैं। ठीक है, जैसे स्टार फिश वर्ड मैंने लगाया तो काइंड ऑफ डरमेटा होता है। ठीक है, तो ये प्राणी ऑर्चिन जो होता है ये कौन से संघ में आता है? तो आपने याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। आगे पढ़ेंगे हम जंतु संघ ही तो पढ़ना है इसके बाद, तो ये चीज खास है, इन चीजों को अच्छे से याद रखना इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है स्टार फिश क्या है। ठीक है, ऐसे ही आता है स्कोलियोडॉन क्या है। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है डेविल ऑफ सी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो ये सारे के सारे प्राणी जो अपवादी नाम से पूछे जाएंगे वो मछली नहीं होगी, हाँ समुद्र में जरूर रहते हैं। अब बात आती है किसके बाद, इस बंदे ने किससे की थी? समुद्री ऑर्चिन एग से। अब बात आती है गुण सूत्र के आधार पे किसने की? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। तो गुण सूत्र के आधार पर, इसके पश्चात ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिस्कवरी किस बंदे ने की थी? तो वो की थी आपके पास यूडार्ड वैन बेनेडन। इस बंदे ने डिस्कवरी की थी ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। करी किससे थी? एस्कैरिस। एस्कैरिस राउंड वॉर्म एग से। तो राउंड वॉर्म एग जो था एस्कैरिस का, उससे क्या है, गुणसूत्र के आधार पे जो मियोसिस की डिस्कवरी की है वो किस बंदे ने की है? नाम पीछे अड़ाना है, बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, उसमें भी नाम पीछे अड़ा आएगा, आगे वाला कोई नहीं पूछता। हर्टविग जैसे क्या लिखा हुआ है, बेनेडन, इतना ही नाम आता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जर्मप्लाज्म एंड तथा सोमेटोप्लाज्म के आधार पर, कि जर्मप्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म को जो थ्योरी दी थी, यानी जो सैद्धांतिकी जर्मप्लाज्म यानी जनन की प्रक्रिया, सोमेटोप्लाज्म मतलब दैहिक प्रक्रिया, ये भी बता के आया हूं सोमेटिक सेल डिवीजन। तो सोमेटिक सेल डिवीजन की थ्योरी आई थी। इसका मतलब क्या है? इसमें अनुवांशिकता का कोई बदलाव नहीं होता और ना ही अनुवांशिकता ट्रांसफर होती। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सोमेटोप्लाज्म। जर्मप्लाज्म का मतलब है रिप्रोडक्शन, यानी अगर अनुवांशिकता जाएगी पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू अल्ट्रेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, तो वो आपकी किस कोशिका विभाजन से जाएगी? तो वो ऊपर लिखा हुआ कौन सा? अर्धसूत्री। वो किस में आता है? जर्मप्लाज्म। तो ये बातें किसने लिखी थी? ये लिखी थी ऑगस्ट विजमैन ने। तो आपके पास जो विजमैन था उस बंदे ने किसके आधार पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का उल्लेख किया या उसने सैद्धांतिकी दी? तो वो किसके आधार पे दी थी? जर्मप्लाज्म। और किसके आधार पे? सोमेटोप्लाज्म। एक क्वेश्चन आता है कि जर्मप्लाज्म लिख लो, कि जर्मप्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म का तथ्य या कथन या सैद्धांतिकी, तीनों कुछ भी आ जाए, तथ्य, सैद्धांतिकी या थ्योरी वर्ड हो, दोनों के लिए, तो किसने दिया है? तो उत्तर क्या याद रखना है तुमने? विजमैन याद रखना, ऑगस्ट विजमैन। फिर बात आती है इनका पंडित कौन है, यानी नामांकरण। मियोसिस टर्म, मियोसिस टर्म क्वाइंड बाय, यानी ये जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तो ये नाम आपके पास फॉर्मर प्लस मुरे ने दिया है। फॉर्मर और प्लस दूसरा बंदा कौन था? मुरे। ठीक है, तो यानी ये जो नामांकरण किया है, तो क्वेश्चन आएगा मियोसिस नामांकरण किसकी देन है? तो उत्तर क्या याद रखना आपने? फॉर्मर, और जमा में याद रखना मुरे। खास क्वेश्चन है, कई बार जो क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में वो यही आएगा, सबसे ज्यादा यही आता है। 5 स्टार कर लो चाहे इसे, क्योंकि यही पूछा जाता है
ऑप्शन क्या दिए होंगे, यूं दिया होगा कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का खोज या उससे उल्लेख या उसकी सैद्धांतिकी जो संबंधित है वो कौन है, तो ऊपर लिखा होगा वाल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। फिर लिखा होगा आपके पास क्या है, कोई अरस्तु या दे देगा थियोफ्रेस्टस, एक लिखा होगा फॉर्मर और मुरे। तो आपके पास इससे जुड़ी हुई कौन सी चीज है, फॉर्मर और क्या, मुरे। इन्होंने सिर्फ नाम दिया है और खोज पूछे सबसे पहली, तो वो किस बंदे ने दी थी, वो पक्की रखना हार्टविग है। फिर बात आती है कि इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ है और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि यह मुख्यतः, ये जो आपके पास मुख्यतः जो है, मोस्टली, डेफिनेटली, मुख्यतः जनन कोशिका निर्माण में होती है, कि जो जनन कोशिकाएं बनाती है उनके निर्माण में होता है। कि जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, ये किसके निर्माण में मिलता है, तो जनन कोशिका निर्माण में होती है, यानी जर्म सेल प्रोडक्शन में होता है। अब जर्म सेल प्रोडक्शन आपकी कितने टाइप की है, शाबाश मुझे बताओ, दो है। एक आपके पास है शुक्राणु, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, शुक्राणु। जनन कोशिका को और क्या कह सकते हो, जब शुक्राणु बन गया और अंड कोशिका या अंडाणु बन गया, जिसे इंग्लिश में लिख लेते हैं आप ओवम, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, स्पर्म। यानी इनको फिर नाम भी दिए जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, मेल गैमेट्स। तो जो मेल गैमेट्स है उसकी जो फॉर्मेशन है ये कौन से सेल डिवीजन से होती है, यूं क्वेश्चन आता है। तो यानी नर युग्मक, मेल गैमेट्स को कहेंगे क्या हिंदी में, नर युग्मक। एक होता है युग्मक और एक होता है युग्मनज, दोनों में अंतर होता है, याद रखना, ठीक है। कि मेल गैमेट फॉर्मेशन बाय विच सेल डिवीजन, तो उत्तर क्या है तुम्हारे पास, मियोसिस। फिर आता है अंडाणु, ये आपके पास कौन सा गैमेट है, फीमेल, फीमेल गैमेट्स है, आप इसे क्या कह सकते हो, मादा युग्मक। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि नर व मादा युग्मक का निर्माण कौन से कोशिका विभाजन से होता है। तो इन दोनों की जो प्रोडक्शन होती है वो कौन से सेल डिवीजन से हो रही है, आंसर आपका क्या है, मियोसिस है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। अब इन दोनों से एक चीज, अब खास क्या पॉइंट है यहां से, दूसरा बिंदु ये याद रखना है कि युग्मक में या युग्मक कोशिका में, युग्मक कोशिकाओं में या इस कोशिका विभाजन में, युग्मक कोशिकाओं में ऑब्लिक लगा के लिख लेना, इस कोशिका विभाजन में, गुणसूत्र, इसमें जो गुणसूत्र है वो पहले से कितने रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। कि जो गुणसूत्र है वो पहले से आधे रह जाते हैं। मीन्स शुरुआत इनकी कैसी कोशिका से होती है, द्विगुणित, अंत इनका कहां पे होता है, अगुणित। तो तीसरा पॉइंट क्या बना, ये याद रखना है कि द्विगुणित कोशिका से, कि इसमें कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित। तो द्विगुणित मातृ कोशिका से, द्विगुणित मातृ कोशिका से, यानी डिप्लॉयड मदर सेल से क्या बनेगी आपके पास, अगुणित, अगुणित सतंती कोशिका। का निर्माण होता है। इसमें आपके पास द्विगुणित मातृ कोशिका से अगुणित स्तंती कोशिका का क्या होता है, निर्माण। तो ये पॉइंट यही है, इसको बदल के लिखा जाता है, चीज यही है, बदलाव ये है, क्योंकि यहाँ ना तो हमने मातृ लिखा ना हमने स्तंती लिखा, यहाँ सिर्फ निर्माण लिखा है कि युग्मक कोशिकाओं का निर्माण या इस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र जो होते हैं वो पहले से कितने हो जाते हैं, आधे। शुरुआत कितने गुणसूत्र से होती है इनमें, जो मातृ कोशिका द्विगुणित है तो कैसी है, 2n, और जो आपके पास अगुणित स्तंती कोशिका मिली है उसमें गुणसूत्र क्या रह जाएंगे आपके, n। अगुणित का मतलब है हैप्लॉइड सेल मिलेगी, कहां से, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड क्या होती है, मदर, हैप्लॉइड क्या होती है, डॉटर, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट और होता है इसका इंपॉर्टेंट खास,
कि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है और उस प्रक्रिया को कहते क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कंबाइंड, देन द प्रोसेस बी कॉल्ड एज, कि यानी आपके पास मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स, तो प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी फर्टिलाइजेशन। कि प्रोसेस आपकी कैसी है, फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, निषेचन। कि नर व मादा युग्मक के कॉम्बिनेशन यानी मिलने पर जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन के पश्चात बनता क्या इन दोनों से, कि निषेचन के पश्चात क्या चीज बनती है भाई। अब ये जैसे कोशिकाएं हैं तो कैसी है ये दोनों, अगुणित है दोनों, एन वाली हैं। पैदा कहां से हुई थी, 2n से। एन वाली है मतलब दोनों में गुणसूत्र क्या पड़े हैं, आधे आधे। तो आधे क्या है, माता के हैं, और आधे किसके हैं, पिता के हैं। तो मेल गैमेट में आधे पिता से आएंगे और फीमेल गैमेट में आधे माता से आएंगे। तो ये दोनों हो गए, दोनों ने मिलके क्या किया है, निषेचन। निषेचन के पश्चात क्या बनता है, तो निषेचन के पश्चात आपके पास अंड बनता है। अंड कह दो, अंडा कह दो, एग नहीं बोलेंगे हम इसे वैसे एक नया नाम दिया जाता है जो आप लोग पढ़ते आए और पढ़ाया भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, कि दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंड बनता है, अंडा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, युगम नज। यही तो याद रखना है। अब जो युगम नज बना है ये कैसी कोशिका है, क्वेश्चन ये है कि युगम नज कोशिका कैसी है। तो ये आपके पास कोशिका कैसी है, तो आपने जवाब देना है ये कोशिका आपकी कैसी हो चुकी है, द्विगुणित। यानी ये आपकी कैसी सेल बन चुकी है, डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि अब इसमें गुणसूत्र उन दोनों के जुड़ के आए हैं। उनमें क्या थे, n और n। तो अब इसमें गुणसूत्र कितने हो चुके हैं आपके, 2n। जो युगम नज बना है इसमें गुणसूत्र क्या आपके, 2n है, आधे माता के और आधे पिता के। तो ये कोशिका कैसी हुई आपकी, द्विगुणित। यही तो क्वेश्चन आने हैं कि मेल गैमेट कैसी कोशिका है, फीमेल गैमेट कैसी कोशिका है, और जो निषेचन के बाद युगम नज बनता है वो कोशिका कैसी है। तो तीन ही पॉइंट तो याद रखने हैं। दो क्या होती है आपके पास, अगुणित, दोनों हैप्लॉइड है। और जो एक बनती है इन दोनों से मिलके वो कैसी होती है, डिप्लॉइड, यानी वो कैसी हो जाती है, द्विगुणित। और उसमें कहे कि जो आपके क्रोमोसोम्स आते हैं तो वो कहां से आते हैं, तो आधे आधे आते हैं, आधे पिता और आधे माता से आते हैं। ठीक है, इसीलिए इस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र पहले से आधे रह जाते हैं, तो इस कोशिका विभाजन को नया नाम दे दिया जाता है न्यूनीकरण कोशिका विभाजन। न्यूनीकरण कोशिका विभाजन, या इसे कहते हैं ह्रास कोशिका विभाजन, ह्रास कोशिका विभाजन, और या कहते हैं विषम रूपी कोशिका विभाजन। तीन नाम रखे जाते हैं, लिख लो। किसके तीन नाम रखे जाते हैं, एक रखा जाता है न्यूनीकरण, और एक रखा जाता है ह्रास, और तीसरा रखा जाता है विषम रूपी। ऊपर दोनों हैं, हाँ मियोसिस के नाम है ये। ठीक है, तो मियोसिस के बेसिकली जब गुणसूत्र पे आए ना, पॉइंट क्या याद रखना है, ये भी याद रखना है कि जब कोशिका से मातृ कोशिका से स्तंती कोशिका बनती है, और जिसमें गुणसूत्र पहले से क्या रह जाते हैं, आधे। आधे रहने का मतलब क्या हो रहा है, उनमें कमी हो रही है। कमी को क्या कहते हैं आप, न्यूनीकरण, यानी उसमें क्या हो रही है, ह्रास, कमी हो रही है ना। तो इन दोनों का एक ही नाम हो जाएगा इंग्लिश में। इन दोनों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शनल। इन दोनों के लिए एक ही वर्ड लगता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन, रिडक्शनल सेल डिवीजन। और ये जो लिखा है विषम रूपी, इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलते हैं हेट्रोटाइपिक। ये आपके पास क्या कहलाएगा, हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन। क्योंकि दो टाइप के वैसे सेल डिवीजन होते हैं गुणसूत्रों के चलते, जिसमें गुणसूत्र बदल जाएं, इसका मतलब वो विषम चीज है।
यानी वो क्या उससे अलग है, अलग को हम क्या वर्ड देंगे, हेटेरोटाइपिक। और गुणसूत्र ना बदले तो उसको क्या कह देंगे हम, इंग्लिश में क्या बोल देंगे भी जिसमें गुणसूत्र ना बदले। वैसे तो हम कहते हैं उसको कौन सा, सेल डिवीजन, माइटोसिस, लेकिन अगर इस हिसाब से बोलें तो उसे बोलेंगे होमोलैटिक। ठीक है, ये कैसा है, हेटेरोटाइपिक, तो वो कैसा होगा, होमोटाइपिक। ठीक है, होमोटाइपिक होगा। होमोटाइपिक का मतलब है कि जिसमें गुणसूत्र की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो क्या कहलाता है आपके पास, होमोटाइपिक। उसे कहते हैं समरूपी भी। एक नाम और भी है उसका, उसको इंग्लिश में एक वर्ड और दिया जाता है, इक्वेशनल। इक्वेशनल का भी मतलब क्या होता है, लिख लो, काम आएगा। कि अगर मान लो हम समसूत्री को नाम देना चाहें, जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसको हम समरूपी भी बोलते हैं। समरूपी का मतलब क्या होता है, समान रूप की ही बनाना, कि जो पहले रूप था वैसे ही बनाना। यानी लाल रक्त कणिका है तो आगे कैसी बने, लाल ही बने। ठीक है, श्वेत है तो कैसी बने, श्वेत। ठीक है, प्लेटलेट्स है तो क्या बने, प्लेटलेट्स। तो यानी समरूपी का मतलब ये है। और इसे हम वैसे कहेंगे क्या इंग्लिश में, इक्वेशनल, इक्वेशनल सेल डिवीजन। कि समरूपी जो कोशिका विभाजन होता है, इसको एक नाम और दिया जाता है क्या, इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका की तरह तंत्रिका कोशिका बनेगी, रक्त कोशिका की तरह रक्त कोशिका बनेगी, मांसपेशिया की कोशिका की तरह मांसपेशिया की बनेगी, और जो त्वचा है हमारी, इसकी त्वचा वाली ही बनेगी, बदल के नहीं आएगी। तो वो कैसी कोशिकाएं होती है, समरूपी। और विभाजन क्या लिखा जाता है, समसूत्री। उसको नया नाम वो दिया जाता है, इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो ये थी प्रॉपर्टी हमारे पास गुणसूत्रों के आधार पर, कोशिका विभाजन के आधार पर। अब कोशिका विभाजन जो अर्धसूत्री है, यह आपके पास कितने प्रकार का होता है। अब आपने अभी तक तो इतना ही पढ़ा है, जो आपके लेवल में छोटा सा था 9वीं कक्षा तक और 10वीं कक्षा तक, वो इतना ही पॉइंट आता है कि कौन से कोशिका विभाजन से जनन होता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं उपस्थित कहां होती है, ये बताओ पहले। क्वेश्चन आता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं का वास स्थान मानव शरीर में कहां होता है। 10th क्लास में है ये, बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है, 10वीं कक्षा में मिलेगा। कि ये जो सेल्स हैं, यानी सपम और क्या है, ओवम, तो ये कहां पाई जाती है, जन्नांग में पाई जाती है। जन्नांग का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव गोनेड्स। तो रिप्रोडक्टिव जो गोनेड्स हैं, उनमें आपके पास कौन सी मौजूद होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनी हुई कोशिकाएं, जो दो नाम से जानी जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स, और क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स। अच्छे से याद रखो। यह आगे चल के कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। ये 2 प्रकार का कौन कौन सा है, एक तो अभी मैं 3 नाम लिख के आया हूं। कौन कौन सा लिखा था, न्यूनकारी, हरास, या क्या लिखा था, विषम रूपी। तो एक तो हो गया विषम रूपी वाला, विषम रूपी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, पूरा नाम ये है। और एक आपके पास कौन सा होगा, ये कौन सा हुआ, हेटेरोटाइपिक। तो दूसरा कौन सा होगा, होमोटाइपिक, ऐसा ही। यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, समरूपी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि जो समसूत्री है ये कैसा होता है, समरूपी होता है, वो कैसा दिख रहा है आपको, समसूत्री जैसा। तो इसमें जो भी मातृ कोशिका होगी, उससे बनने वाली स्तंती कोशिका क्या होगी, वैसी ही होगी। ठीक है, ये बड़ा खास है, ये क्वेश्चन बड़ा उल्टा है, बताएंगे। और विषम रूपी में क्या होता है, कैसी कोशिकाएं बनती है आपके पास, जो मातृ कोशिका होती है उससे स्तंती कोशिका हमेशा कौन से गुणसूत्रों वाली बनती है, आधे वाली बनती है। तो वो कौन सा होता है, विषम। इसके भी कितने भाग हैं आपके पास, 4। कहां से स्टार्ट होगी, इसको ऐसे लिखा जाएगा, पूर्वावस्था 1, यानी प्रोफेज 1, P1। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका, मध्यावस्था। मध्यावस्था का मतलब क्या है, मेटाफेज। और मेटाफेज कौन सी लिखोगे, 1। फिर क्या आएगी आपके पास, पश्चावस्था। पश्चावस्था
वस्यावस्था में आप क्या लिखोगे? एनाफेज। एनाफेज कौन सी होगी? फर्स्ट। और लास्ट में कौन सी लिखोगे? अंत्यावस्था। अंत्यावस्था कौन सी होगी आपके पास? टेलोफेज। और इसको क्या लिखोगे तुम? टी फर्स्ट। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पे? सिंपल क्वेश्चन यही आता है कि पूर्वावस्था एक कौन से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की है? कि ये विषम रूपी की है, समरूपी की है, समसूत्री की है, या सभी की है? ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये किस में पढ़ी जा रही है? ये विषम रूपी में है। ठीक है, अब इसमें जो पहला भाई साहब बैठा है, इसके भी 5 चरण होते हैं। क्वेश्चन वहां भी अड़ जाता है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन क्या आता है? काइजेमेटा का क्वेश्चन आता है बहुत बार, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है कि काइजेमेट कहाँ बनता है। तो काइजेमेट कौन सी अवस्था में बनता है? पूर्वावस्था में। तो कौन से में बना? विषम रूपी में। तो इसकी भी 5 अवस्थाएं होती है, आगे चल के बताएंगे कि इसमें कौन सी अवस्था 5 स्टेज में पूरी होती है या 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। तो वो कौन सी होती है आपके पास? पूर्वावस्था होती है, प्रोफेज होती है। इनकी 5 अवस्थाओं के नाम क्या क्या हैं वो भी लिख लो, काम आएंगे। एक होता है आपके पास लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जिसे हम क्या कहते हैं? तनुपट। हिंदी में नाम तनुपट है इसका। दूसरा जाइगोटीन। जाइगोटीन इसे कहते हैं युगमपट। तीसरा पैकिटीन, इसे कहते हैं स्थूलपट। चौथा आएगा आपके पास डिप्लोटीन, इसे कहते हैं द्विपट। और चौथा सबसे खास होता है जिसका नाम होता है डाइकाइनेसिस, पारगतिक्रम। डाइकाइनेसिस। तो ये आपके पास मुख्य तौर पर कितने चरण हैं? 5। तो यही क्वेश्चन बड़ा खास है, इंपॉर्टेंट है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो पूर्वावस्था एक है, यानी P1 जो होती है वो कितने चरणों में होती है? तो वो कितने चरणों में होती है? 5। आपके 5 चरण पूछे जा सकते हैं, कौन सा अंतिम होता है, कौन सा पहला होता है, ये पूछा जाता है। तो पहला होता है लिप्टोटीन और अंतिम कौन सा होता है? डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसमें क्या काइजेमेटे बनते हैं? काइजमैट। तो काइजमैट कहाँ पे बनते हैं वो बताएंगे। वो किस में बनते हैं? आपके डिप्लोटीन में बनते हैं। ये क्वेश्चन सबसे फेमस है। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काइजमैट का क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से ही आता है। ठीक है, यूं हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें पल्ले नहीं पड़ता। एनसीईआरटी में मिलता है तो 11वीं और 12वीं में मिलेगा, उससे पहले नहीं है। ठीक है, बस 11वीं और 12वीं से पहले इतना ही है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कैसा होता है। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना।